हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में कुछ मिसलीनियस प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसके विषय में थोड़ा स्टडी करेंगे। ये पार्ट भारत के संविधान के पार्ट 19 में दिए गए हैं और आर्टिकल है 361 से लेकर के 367 तक। तो पहला 361 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर्स हैं हर राज्यों में, वो किसी भी कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। किस काम के लिए जवाबदेह नहीं है? जो भी इन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज और पावर्स यूज की है, अपनी पावर्स यूज की है और जो ड्यूटीज निभाई है अपने ऑफिस की, उसके संबंध में जो भी काम उन्होंने किया है, तो उसके संबंध में वो किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है कि उनको कोर्ट में जाना पड़े और उनको जवाब देना पड़े कि आपने ऐसा काम क्यों किया। ठीक है, और इससे संबंधित कोई भी मैटर हो, ठीक है, एनी एक्ट परपर्टिंग टू एनी एक्ट डन बाय हिम इन एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। ठीक है, अपनी ड्यूटीज के को एक्सरसाइज करने के लिए और अपने पावर्स को यूज करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ऑफिस की सारी ड्यूटीज निभाने के लिए वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। और कोई भी कार्य वो इस पर्पज से करते हैं तो उसके लिए भी वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, किसी भी कोर्ट को। लेकिन आर्टिकल 61 के तहत उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, उनको हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। उस समय इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी या तो लोकसभा या राज्यसभा करेगी, या फिर कोई कोर्ट करेगी, और या फिर एक अथॉरिटी करेगी। ठीक है, या ट्रिब्यूनल भी कर सकती है। तो उस समय उनको जवाब देना होगा, जो उनसे सवाल पूछे गए हैं जो इम्पीचमेंट के समय, उस समय उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन उसके अलावा कभी भी उनको किसी भी अपने पावर यूज करने के लिए, ड्यूटीज निभाने के लिए संबंध में जो भी काम उन्होंने किया, उसके संबंध में कोई भी जवाब किसी कोर्ट को नहीं देना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कोई केस नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के खिलाफ केस किया जा सकता है, बिल्कुल उनको पार्टी बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस डिफेंड भी कर सकती है, केस फाइल भी कर सकती है, वो सब पॉसिबल है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उनकी ऑफिस ड्यूटीज से संबंध में कोई केस नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी भी तरह की नहीं, न तो स्टार्ट की जा सकती हैं, न जो पहले से चल रही है उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है तब तक, उसके बाद हो सकता है जब वो हट गए अपनी सीट से तब हो सकता है। लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है तब तक न तो कोई क्रिमिनल कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है और न ही कंटिन्यू की जा सकती है। अच्छा, सिविल प्रोसीडिंग्स, देखिए सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए जो भी व्यक्ति सिविल प्रोसीडिंग्स लाना चाह रहा है उनके अगेंस्ट में, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले वो 2 महीने का नोटिस दे। ठीक है, राइटिंग में नोटिस दे, और वो नोटिस वो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी है उनके ऑफिस में दे, उनको डिलीवर कराए। और उसमें क्या लिखा होगा नोटिस में कि किस तरह की प्रोसीडिंग्स वो लाना चाह रहा है, और क्या उसका रीजन क्या है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, और वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे कि उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, और ठीक है, ये सारे अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे, और वो किस तरह की रिलीफ क्लेम करना चाह रहा है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे। और 2 महीने बीतने के बाद ही वो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर के खिलाफ। ठीक है, ये जो सिविल प्रोसीडिंग्स होगी ना, ऑफिशियल मैटर्स पे तो कोई केस हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिविल प्रोसीडिंग्स, वो अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट ने कुछ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ऐसा किया है, वो उसके संबंध में सिविल प्रोसीडिंग्स लाई जा सकती हैं। और ये जो किया है उन्होंने, या तो प्रेसिडेंट गवर्नर बनने से पहले किया है, या कब प्रेसिडेंट गवर्नर बनने के बाद उस पीरियड के दौरान किया है, सबके विषय में सिविल प्रोसीडिंग ला सकती है। कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नर का। ठीक है, जब तक वो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है तब तक किसी प्रकार का कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट उनका नहीं हो सकता। तो क्या क्या प्रोटेक्शन हासिल है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को?
वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, अपनी पावर यूज करने के लिए, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, और एनी एक्ट डन और परपोर्टिंग टू बी डन इन रिलेशन टू देम। ठीक है, इसके रिलेशन में कोई भी एक्ट और किया उन्होंने तो उसके लिए भी वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगर उनके खिलाफ होंगे आर्टिकल 61 के तहत, तब फिर वो आंसरेबल होंगे, उनको जवाब देना होगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स न तो स्टार्ट की जा सकती हैं, न पुरानी चलती हुई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जा सकती हैं। उनके टर्म के दौरान ही केवल उनका टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद की जा सकती है। सिविल प्रोसीडिंग्स 2 महीने का नोटिस सर्व करना होगा उनको, उसमें तमाम डिटेल्स देनी होगी, उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं। कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट उनका उनके टेन्योर के दौरान नहीं हो सकता है। अच्छा, ये आर्टिकल 361A है, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो कोई भी पब्लिकेशन है पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, तो वो उसके संबंध में अगर कुछ पब्लिकेशन इशू किया गया है तो उसके संबंध में कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं डाला जा सकता किसी कोर्ट में। ठीक है, किसी पर्सन के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं डाला सकता है। और वो पब्लिकेशन कैसे होंगे, वो किसी न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ होगा। क्या पब्लिश हुआ होगा, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद की प्रोसीडिंग्स पब्लिश हुई होंगी, बशर्ते वो सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट हो। ठीक है, अगर वो सब्सटेंशियली काफी हद तक सही रिपोर्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की प्रोसीडिंग्स के संबंध में किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है, तो किसी भी पर्सन के खिलाफ उसके लिए सिविल या क्रिमिनल केस किसी कोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता, अगर वो सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट है तो। लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो गलत नियत के साथ ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, पब्लिश की गई थी, तो फिर उस केस में ये कोर्ट केस किया जा सकता है, सिविल केस, क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है कोर्ट में। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कोई सीक्रेट सिटिंग हुई किसी भी हाउस की, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसका कोई सीक्रेट सिटिंग हुई और उसके संबंध में कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई, ठीक है ना, तो फिर ये छूट नहीं मिलेगी, तो फिर केस हो सकता है। ठीक है, सीक्रेट सिटिंग के विषय में ये कोई छूट नहीं मिलेगी। आर्टिकल 361B है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट और ऑन रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। ठीक है, 10th शेड्यूल में दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति कोई पार्टी छोड़ता है या पार्टी के खिलाफ वोट वगैरह देता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से, जहां भी वो सदस्य है। पैराग्राफ 2 में दिया हुआ है, उसमें कंडीशंस तमाम दी हुई है। तो अगर वो कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो कोई भी रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो क्या होती है रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, वो हम भी देखते हैं। तो वो सिर्फ मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट से भी होल्ड करने के लिए भी। और कब, किस दिन से स्टार्ट होगी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए, जिस दिन वो मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया गया, उस दिन से कब तक चलेगी डिस्क्वालिफिकेशन उसकी, जब तक उसका टर्म एज अ मेंबर, अगर वो मेंबर रहता तो वो जब जिस दिन उसका टर्म खत्म होता उस दिन खत्म होगी डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर अगर उससे पहले वो चुनाव लड़के आ गया है और इलेक्ट हो गया है तो भी उस दिन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, जो भी पहले हो। ठीक है, हाउस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट क्या होती है? रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट होती है कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई पोस्ट हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर पोस्ट हो, जहां पे सैलरी या रेम्युनरेशन उस ऑफिस का पब्लिक रेवेन्यू से पे किया जा रहा है।
पब्लिक रेवेन्यू से सैलरी और रेम्युनरेशन पेमेंट हो रहा है, वो पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की भी हो सकती है, और पब्लिक रेवेन्यू किसका है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का है। ठीक है, अगर पब्लिक रेवेन्यू से कोई सैलरी या रेम्युनरेशन पे हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो भी वो पोस्ट रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट मानी जाएगी। या फिर कोई बॉडी है, ठीक है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, जैसे कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी मान लीजिए, या तमाम ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ठीक है, तो जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनी है, वो या तो पार्शियली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से के द्वारा ओन की जाती है, या फिर फुल्ली भी ओन की जाती है। ठीक है, वो बॉडी या तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा ओन की जाती है या पार्शली ओन की जाती है। ठीक है, वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना इनकॉर्पोरेटेड हो, कंपनी हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, कुछ भी हो, पार्शली या फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट द्वारा, और उस बॉडी के द्वारा सैलरी या रेम्युनरेशन दिया जा रहा है उस ऑफिस का, उस पोस्ट का। ठीक है, तो फिर ये क्या बोलते हैं, ये रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट मानी जाएगी, इसके लिए वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड रहेगा। एक एक्सेप्शन है, अगर सैलरी या रेम्युनरेशन जो पे किया जा रहा है वो कंपनसेटरी है, किसी चीज का कंपनसेशन दिया जा रहा है उस पर्सन को, गवर्नमेंट द्वारा या बॉडी द्वारा कंपनसेशन दिया जा रहा है किसी लॉस का या किसी वजह से उसको, तो वो अलाउड है। अगर सैलरी के फॉर्म में भी दिया जा रहा है तो भी वो अलाउड है। एक आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 365, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। केंद्र सरकार द्वारा जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसकी कंप्लायंस न करना, ठीक है, उसका पालन नहीं करना। तो अगर कोई स्टेट कंप्लाई नहीं करता या उसको इफेक्ट नहीं देता उस डायरेक्शंस को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो भारत के संविधान ने उसको दी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स भारत के संविधान ने दी हैं, उसको एक्सरसाइज करके कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी कंप्लायंस नहीं करती, उसको लागू नहीं करती है, तो फिर उस केस में ये लॉफुल होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है, इस केस में आर्टिकल 356 वो इन्वोक करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।